नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज इस पाठशाला में चर्चा करेंगे जियो पॉलिटिकल समझ के बारे में। इस जियो पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका के संदर्भ में जिन्हें जियो पॉलिटिक्स की समझ नहीं होती वो बिना सोचे समझे अनायासी कुछ भी बोलने लग जाते। आज भारत जिस तरह संपूर्ण विश्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रही है, विश्व में शांति लाने का प्रयास कर रही है, वह अतुलनीय है। पहले से भारत शांत बैठता था, किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी और न कोई इसकी बात को सुनता था। लेकिन आज स्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सारे लोग सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। ऐसे समय में श्री नरेंद्र मोदी जी का यूक्रेन दौरा क्या कहती है और विपक्षी दलों का यह राग कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए उससे सबक न लेकर के नरेंद्र मोदी को अभी दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी के यूक्रेन यात्रा के मायने क्या है। आपको ये समझना होगा कि भारत या उसके पड़ोस में जो हो रहा है वह किसकी देन? अमेरिका की। जी हाँ, CIA के मदद से ये अमेरिका का खेल है, जिसमें अमेरिका की पिट्ठू सरकार बनकर उसकी कठपुतली बनकर के शासन करे। और रूस एक यूक्रेन युद्ध को कौन बढ़ाए हुए है? अमेरिका। आखिर अमेरिका क्यों? तो यदि अमेरिका इधर अपनी टांग अड़ाएगा तो हम क्या यहीं बैठे रहेंगे? नहीं, हम उसे वहाँ चोट देंगे जहाँ उसके हित में। अच्छा, उससे पहले बांग्लादेश में अमेरिकी एम्बेसी बंद होना या हसीना को भारत में शरण देने से भी अमेरिका बौखलाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि, बल्कि वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है भारत के दबाव के कारण यह सब हुआ है। और जैसे ही भारत ने अपना हिंदू डायस्पोरा दुनिया में एक्टिव किया तो जो UN चुप भी साधे था उसको भी एक्टिव होना पड़ा और उसने अपनी जांच कमेटी बांग्लादेश में भेजी। अब वापिस यूक्रेन दौरे पर आए।
इस युद्ध के कारण बहुत सी सप्लाई चेन बाधित, आपका तेल, गेहूं, चावल, गैस, फर्टिलाइजर, कोयला, हथियार और उसके कंपोनेंट सब पर दिक्कत आ रही। दूसरी तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि वो वहाँ आर्कटिक पर नज़र गड़ाए हैं, जहाँ 50 ट्रिलियन अब तक का एस्टिमेट से ज़्यादा की खनिज संपदा है। और यदि ये रूस के पास जाती है तो रूस को हथियार, गैस बेचने की ज़रूरत है, बल्कि वो इन संपदाओं से आने वाले कुछ दशक में दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो जाए। यही बात चीन को भी पसंद नहीं आ रही। अब वापस तो वो भी युद्ध नहीं रोकने देना चाहता। साथ ही उसे ये फ़ायदा दिख रहा है कि युद्ध से जितना पश्चिम उलझकर अपनी इकोनॉमी बर्बाद करेगा, उसकी इंडो पैसिफिक में पकड़ कमज़ोर होगी और चीन को यहाँ विस्तारवाद और अपनी बादशाहत बनाने का मौका मिलेगा। इसी वजह से वहाँ एक तरफ चीन नहीं चाहता कि रूस पीछे हटे, तो वहीं अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन पीछे हटे। और इस वजह से ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हम पीस ट्रीटी साइन करने को तैयार हैं, लेकिन उस टेबल पर रूस नहीं होगा। मतलब कि कोई पीस ट्रीटी नहीं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। अब मोदी जी के रूस दौरे को याद कीजिए, जिससे अमेरिकी बौखलाया था। मोदी जी की विजिट से पहले रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया था। अमेरिका ने धमकी दी थी कि भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का बहाना बंद करे, वरना जब चीन से युद्ध होगा तो हम उसे बचाने नहीं आएंगे। खैर, धमकी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जब मोदी यूक्रेन जा रहे हैं तो उससे पहले अमेरिकी शाह पर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़ा हमला कर दिया है और उसकी कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब मोदी यूक्रेन में होंगे तो यह बात होगी कि मोदी रूस को कहें कि वो हमारी ज़मीन वापस करें, हम उसकी कर देंगे और युद्ध खत्म करें। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यह नहीं चाहता, क्योंकि उसके तो हथियार बन रहे हैं। न उसके रियल एस्टेट कंपनियां चाहती है कि युद्ध रुके, क्योंकि यूक्रेन कई दशक पीछे चला गया है और उसे रीबिल्ड करने में भी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका, यूरोप को ही मिलेंगे। इसी तरह वायल और अन्य नहीं चाहते, क्योंकि वो जो चाहते हैं कि रूस पर हम प्रतिबंध लगाएं और फिर हम तेल ज़रूरी सामान आदि बेचें, क्योंकि अभी तक हो ये रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूरोप को बेच रहा है। इसी तरह भारत ने गेहूं चावल पर एक्सपोर्ट बैन करा हुआ है और भारत डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर ज़रूरतमंद देशों को खाद्य सामग्री निर्यात कर रहा है। इसी वजह से अब अमेरिका धमकी दे रहा है कि ये जो तुम्हारा रूस को ये $4 बिलियन का निर्यात डुअल पर्पज सामानों का हो रहा है, ये यदि तुमने नहीं रोका तो हम तुम्हारी उन कंपनियों पर सैंक्शन लगा देंगे। डुअल पर्पज का मतलब ऐसे सामान जो मिलिट्री पर्पज के लिए भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसी तरह हमारे बैंकों को भी अमेरिकी ट्रेजरी में बैन करने को कह रहा है जो रूस से ट्रांजैक्शन कर रहा है। लेकिन ये सब धमकियों से भारत को फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी प्राथमिकता है कि युद्ध को रोका जाए, कारण कि एक समय जो भारत नॉन अलाइनमेंट नीति पर चलता था, उसने अब कह दिया कि न हम अमेरिकी गुट के साथ हैं, न रशियन गुट के साथ, साथ में चीन के साथ हमारा अपना गुट है
जिसमें हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी अभी कुछ दिन पहले तीसरी मीटिंग भी हुई है। ये गरीब देश असल में ऐसे युद्ध का ज़्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि इन्हें सप्लाई चेन बाधित होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसी तरह भारत इजराइल गाजा युद्ध भी रुकवाना चाहता है। क्योंकि उससे भी सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही भारत का अपना फ़ायदा ये है कि भारत का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो ईरान से होते हुए रूस, पूर्वी यूरोप जाता है, और भारत का इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो बन रहा है, जो मिडिल ईस्ट से पश्चिम यूरोप जाता है, दोनों को नुकसान हो रहा है। और इस वजह से भी चीन की दिलचस्पी इन दोनों युद्धों को चलने देने की है, क्योंकि यदि हम उस BRI को रोक रहे हैं तो वो हमारे इन कॉरिडोर को बाधित कर रहा है। इस तरह नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट एशिया कॉरिडोर भी अंत में कि अमेरिका में चुनाव आ रहे हैं, हालांकि वो ट्रंप को नहीं जीतने देना चाहते, लेकिन ट्रंप के आने के बाद ट्रंप न पैसा और न हथियार यूक्रेन को देगा। इस सूरत में ज़ेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो चाहता है कि युद्ध उससे पहले कुछ ट्रीटी कर समाप्त हो जाए और उसकी इज्जत बच जाए। भारत यही सब समीकरण देखकर चल रहा है। मोदी पुतिन से भी बात कर चुके हैं, मोदी ट्रंप से भी बात कर चुके हैं, और मोदी ज़ेलेंस्की से भी बात करने वाले हैं। कारण कि यदि नाटो और रूस को एक टेबल पर बिठा सकता है तो वो भारत है, चीन करेगा नहीं, जिसके कारण पहले ही बता दिया है, नहीं चीन और नाटो की बनती है। साथ ही ट्रंप आएगा तो ट्रंप का पूरा फोकस वापस चीन पर होगा, जैसा पिछले कार्यकाल में था। तो चीन इसलिए भी नहीं चाहेगा कि ट्रंप आ जाए, लेकिन जैसा दिख रहा है आएगा तो ट्रंप ही, तो सब अपने अपने पत्ते खेल रहे हैं। क्योंकि यदि ट्रंप आया तो सबसे पहले जिस पर हमला शुरू होगा उसका नाम है अदृश्य राज्य। जी हाँ, अदृश्य राज्य। इसी का ही ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है, और अन्य तरह की कंपनियां भी जो युद्ध करा करके पैसा बनाती है। जी हाँ, यही डीप स्टेट्स। इसीलिए भले ही बात बाहर ना आए कि मोदी ज़ेलेंस्की में क्या बात हुई, और सिर्फ ये स्टेटमेंट आए कि व्यापारिक समझौते हुए, लेकिन असल में सारा खेल कुछ और ही खेला गया है। और आप देख रहे हैं कि मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद रूस और यूक्रेन दोनों ने युद्धबंदियों को छोड़ने का निर्णय लिया है। ये इस यात्रा का ज़ेलेंस्की मोदी वार्ता का बहुत बड़ा प्रभाव बताया जा रहा है। धन्यवाद।